कि एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रशोल है। यहाँ पर यह सेमिनरी बनाई गई साल 1606 में। सोलह 1618 में पहली बार टेलीस्कोप का इस्तेमाल इसी कैंपस में किया गया था। उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तो इस तरह से पेंटिंग्स और तस्वीरों को संभाल के रखा जाता था। मैंने ये तस्वीरों में ही देखा है, असल जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहीं पर स्वामी विवेकानंद के आने की बात कही जाती है। पादरी बनने के लिए ट्रेन हो रहे छात्रों को हम सब कुछ सिखाते हैं। हम समय के साथ बदल रहे हैं। इन पर होने वाले खर्चे को आप कैसे मैनेज करते हैं? जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि जब कोविड खत्म हो जाए तो आप जरूर यहाँ घूमने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रन टॉप और रजत रूहानी के साथ फिलहाल मैं आया हुआ गोवा। और गोवा अपने सुंदर बीचेस और सुंदर गांवों के लिए जितना मशहूर है उतना ही मशहूर है अपने कल्चर, अपने फूड, अपने कज़ीन के लिए। और गोवा के कल्चर का हिस्सा यहाँ के अलग अलग चर्चेस, यहाँ की अलग अलग सेमिनरीज भी हैं जहाँ पे धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं और जो पादरी होते हैं उनके शिक्षण की व्यवस्था भी होती है। तो ऐसी एक सेमिनरी में हम आए हैं, पैट्रियार्कल सेरेमनी ऑफ राचोल। बहुत पुरानी सेरेमनी है, 450 साल पुराना इतिहास है। और अग्री कर गए हैं रेवरेंड फादर एलेक्सियो मेनेजिस हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू फादर फॉर योर टाइम। आपने बीच वक्त अपने दोपहर के अपॉइंटमेंट्स में से हमारे लिए टाइम निकाला है। पहला सवाल हमारा यही है, हम जानना चाहते हैं कि इस सेमिनरी का नाम पैट्रियार्कल सेरेमनी ऑफ राचोल, इस जगह के नाम के पीछे का इतिहास क्या है, पहले वो बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रशोल है। पुर्तगालियों के यहाँ आने और उनकी फतह से पहले यहाँ एक किला हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर यह सेमिनरी बनाई गई साल 1606 में। तब इसका नाम ऑल सेंट्स सेमिनरी हुआ करता था। इसे पुर्तगाल के युवा राजा किंग सेबेस्टियन के आदेश पर बनाया गया था। आप ऊपर देख सकते हैं, वो राजा सेबेस्टियन का प्रतीक चिन्ह है। ये सेमिनरी जेसुइट्स लोगों द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए यहां पर उनका लोगो भी बना हुआ है जिस पर लिखा है IHS। वो जेसुइट्स लोगो है। सबसे पहले ये सेमिनरी एक मिशनरी स्कूल के रूप में बनाई गई थी। उन पुर्तगाली मिशनरियों के लिए जो यहां आए थे, ताकि वो यहां की स्थानीय भाषा सीख सके। इसे बीमार लोगों के लिए एक हॉस्पिटल की तरह भी तैयार किया गया था। ये स्कूल ऑफ कैटेक्यूमेंस के तौर पर भी तैयार किया गया था। जो लोग धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, ये उनके लिए एक जगह के तौर पर काम आता था। ये जगह एक सेमिनरी भी थी जहां पर लोगों को पादरी बनने की शिक्षा दी जाती थी। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। अब अंदर चलते हैं। क्या जूते पहनकर अंदर जाना ठीक होगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब कुछ भी तभी बन गया था? हाँ, मैं सब बताता हूँ। आइए, जो भी आप पूछना चाहेंगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब जैसा मैंने कहा था, यह सेमिनरी पुर्तगाल के राजा सेबेस्टियन द्वारा 1606 में बनाई गई थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही कम से कम 200 साल पुरानी है। इसको हाल ही में रीस्टोर किया गया है। ये जो आप चतुर्भुजाकार बिल्डिंग देख रहे हैं, ये साल 1610 में बनाई गई थी। उसमें चीजें बाद में जुड़ती चली गई। क्योंकि उस समय यहाँ के बिशप पुर्तगाली थे, इसलिए यहाँ जो तस्वीरें लगी हैं उनके नाम पैट्रियार्क्स ऑफ द सेमिनरी या आर्च डायोसीज लिखा गया। 1610 में इसे ऑल सेंट्स सेमिनरी कहा जाता था। उसके बाद जब जेसुइट्स पंथ की शुरुआत करने वाले इग्नेशियस लॉयला संत बने,
तब इसका नाम बदलकर सेंट इग्नेशियस सेमिनरी या सेंट इग्नेशियस कॉलेज कर दिया गया। उसके बाद आप जब यहां आते हैं तो आप देख सकते हैं इन बिशप को ईस्ट इंडीज का पेट्रियार्क घोषित किया गया था। उसके बाद साल 1886 से इस सेमिनरी को पेट्रियार्कल सेमिनरी ऑफ रशोल कहा जाने लगा। तो ये इस संस्थान के नाम के पीछे की कहानी है। यहाँ एक लंबा इतिहास रहा है पादरियों को ट्रेन करने का, लोगों को शिक्षित करने का, अस्पताल चलाने का। क्या अब भी यहाँ अस्पताल है? नहीं, लेकिन इस संस्थान ने वो काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। उसके अलावा भी मैं आपको 2-3 बड़ी घटनाएं बता सकता हूं जो इस सेमिनरी में हुई। इस सेमिनरी के पास पूरे एशिया की तीसरी प्रिंटिंग प्रेस थी। उसमें 16 किताबें छपी थी। हमारे पास कोई भी ओरिजिनल प्रति नहीं है। उनमें से सबसे मशहूर किताबों में से एक थी थॉमस स्टीफंस की क्रीस पुराण। थॉमस स्टीफंस एक जेसुइट थे जो पुर्तगालियों के साथ आए थे, और ये क्रिस्त पुराण उन्होंने उन पौराणिक कथाओं के लहजे में लिखी थी जो पहले से गोवा में लोकप्रिय थी। जैसा पुराणों में एक तरह की लयबद्धता होती है, काव्यात्मकता होती है, थॉमस स्टीफंस ने भी अपने गॉस्पेल में उसी तरह के लहजे को फॉलो किया, मराठी में लिखते हुए, और उसे क्रिस्त पुराण कहा। दूसरा, मैं आपको पुस्तकालय में भी लेकर जाऊंगा। 1892 में स्वामी विवेकानंद यहां आए थे, विश्व धर्म संसद में जाने से पहले। तीसरा, 1618 में पहली बार टेलीस्कोप का इस्तेमाल इसी कैंपस में किया गया था, एक पुच्छल तारे को देखने के लिए। ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इस जगह पर हुई। वर्तमान में इस सेमिनरी का नाम आर्च डायोसीजन मेजर सेमिनरी है, जहां पर हम छात्रों को पादरी बनने के लिए ट्रेन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनका निर्माण करते हैं। ट्रेन करने और निर्माण करने में क्या अंतर हुआ? देखिए, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं ये बौद्धिक स्तर पर होती है, जबकि यहां पर पढ़ाई के अलावा शिष्यों को मानविक और आध्यात्मिक तौर पर खुद को निर्मित करना होता है। और हमारे गिरजाघरों में काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने के लायक बनना पड़ता है। हम इसे एक चतुर्दिक निर्माण कहते हैं, जो कि है मानविक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और पादरी से संबंधित जिम्मेदारियां। यहाँ ये 6 साल का कोर्स होता है। 2 साल वो दर्शन शास्त्र में बैचलर डिग्री जैसी पढ़ाई करते हैं, फिर 1 साल वो पैरिश यानी चर्च का इलाका प्रैक्टिकल अनुभव लेते हैं। उसके बाद वो 3 साल तक धर्मशास्त्र की पढ़ाई करने आते हैं। इसे धर्मशास्त्र में एक तरह से स्नातक की डिग्री जैसी पढ़ाई समझ लीजिए। उसके बाद पादरी बनने से पहले ओल्ड गोवा में वो 1 साल तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। सर, क्या हम चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पादरी बनने के लिए ये सेमिनरी किन छात्रों को किस आधार पर चुनती है? इसका क्या कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस भी होता है? कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हमारी एक माइनर सेमिनरी है सालेगांव में, तो यहां आने से पहले उन्हें अपनी सेक्युलर स्टडीज वहीं करनी होती है, कम से कम ग्रेजुएशन स्तर की। सेक्युलर स्टडीज से क्या मतलब है? आप भी जानते हैं कि ये शब्द आज के समय में काफी विवादों से घिरा हुआ है। इसका मतलब सामान्य पढ़ाई, जैसे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या कोई सा भी ग्रेजुएशन। उसके बाद वो यहां आते हैं। हर साल हमने ये स्क्रीनिंग की है ताकि हम होने वाले पादरियों के चरित्र, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका आध्यात्मिक उत्थान और चर्च के लोगों से उनके जुड़ाव को भली भांति जांच परख सके।
यहाँ आने वाले छात्र ज्यादातर किस आयु वर्ग के होते हैं? यहाँ आने वाले छात्र अधिकतर 18 से 20 साल के होते हैं, लेकिन कुछ की उम्र उससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि जब तक आप अपनी 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर ग्रेजुएशन तक आते हैं, आपकी उम्र 18 साल तो हो ही जाती है। सर, हम अभी इस कॉरिडोर में चल रहे हैं और यहाँ कई सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सभी इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं? हाँ, सभी। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, ये पुराने किरासन तेल के लैंप हैं जो मैंने यहीं पर इधर उधर से इकट्ठे किए और यहां सहेज कर रख दिया। कुछ पेट्रोमैक्स लैंप भी हैं जो उस समय किरासन तेल से चलते थे। ये कुछ पुरानी चीजें हैं, जैसे ये व्हेल मछली का कंकाल है। मुझे नहीं पता कि ये कितना पुराना है, लेकिन मेरी जानकारी में कम से कम 60 साल से तो ये है ही। जो कम उम्र लोग यहां आते हैं और जो नहीं जानते कि टाइपराइटर क्या होता है या साइक्लोस्टाइलिंग मशीन क्या होती है, ये उनके लिए है। इस घर में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उनमें से कुछ नमी की वजह से खराब भी होती जा रही हैं और हम उन्हें रीस्टोर नहीं कर सकते। ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं। वहीं अगर आप इधर देखें तो ये तुलनात्मक रूप से नई है। इन पर पड़ी तारीखें देख सकते हैं आप। इन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट थे एसके परब, गोवा के हिंदू थे। 1943 से 1945 के बीच उन्होंने इस सेमिनरी में कई पेंटिंग्स बनाई। सर, आपके पास ये पुरानी पेंटिंग्स हैं जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से भी और इस संस्थान के लिए और इस सेमिनरी से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या संस्थान ने इनके लिए अधिकारियों या विशेषज्ञों से कोई सहायता मांगी हो, जैसे कि ASI? जी, ASI ने हमारी मदद की, पेंटिंग्स को लेकर नहीं बल्कि सेमिनरी की छत को लेकर, ताकि छत से दीवारों में जाने वाली नमी कम हो सके। लेकिन पेंटिंग्स के रिस्टोरेशन को लेकर किसी ने हमारी मदद नहीं की है। यह थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि जो भी ऐसा करता है वो पता नहीं इन चीजों पर एक तरह का मालिकाना हक जताने की कोशिश करना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक इमारत है लेकिन ASI के तहत नहीं आती। क्या आप कोई अपील करना चाहेंगे कि इन सब में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई हमारी मदद करना चाहे इन पेंटिंग्स को रीस्टोर करने में तो स्वागत है। कुछ लोगों ने हमारी मदद की है कैनवास पेंटिंग्स के साथ, लेकिन भित्ति चित्रों में ये थोड़ा मुश्किल रहा है। हमने एक सर्वे किया तो जो हमें कोटेशन दी गई वो काफी ज्यादा थी। तो आप देख सकते हैं कि इनको ठीक करवाना काफी खर्चीला है। सेमिनरी ये खर्चा नहीं उठा सकती है। सर, ये काफी बड़ा संस्थान है, इसकी बिल्डिंग काफी बड़ी है और ऐतिहासिक महत्व वाली है, जिसका आपको ध्यान रखना होता है। इन पर होने वाले खर्चे को आप कैसे मैनेज करते हैं? गोवा के लोगों द्वारा दिए गए दान से मैनेज करते हैं, उनकी चैरिटी से। विदेश से बहुत कम पैसा आता है, अगर आता भी है तो वो वेटिकन से। हमें वेटिकन से सालाना सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो 3-4 महीने चलने के लिए भी काफी नहीं होती। वो भी सेमिनरी के छात्रों के रहने में खर्च होती है, मरम्मत वगैरह के लिए नहीं। ये रिपेयर कराने के लिए हमारे गोवन लोगों की दरिया दिली काम आती है। सर, आपने रहने यानी कि बोर्डिंग की बात की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है। छात्र यहाँ आते हैं, फिर पादरी बनते हैं या लंबा समय भी गुजारते हैं, 3 या 4 साल? 6 साल। हाँ, 6 साल। तो क्या उन्हें कोई फीस भी देनी पड़ती है? बहुत ही कम, एक तरह से टोकन फीस।
हम कोशिश करते हैं कि चैरिटी से ही हमारा सारा बंदोबस्त हो जाए, लेकिन हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी सेमिनरी के जो छात्र हैं वो सिर्फ लेने वाले ही नहीं बल्कि देने वाले भी बने। उदाहरण के तौर पर सेमिनरी के छात्र ही घर की साफ सफाई करते हैं। बारिश के मौसम में सेमिनरी के छात्र स्थानीय लोगों की थोड़ी मदद के साथ धान की खेती करते हैं। हमने खुद को गोवा के बागबानी विभाग के साथ रजिस्टर कर रखा है, तो धान की खेती खत्म हो जाने के बाद हम सब्जियां उगाते हैं। हम अपने लिए भी उगाते हैं और सब्जियां बेचते भी हैं। तो इस तरह से चैरिटी के अलावा इस घर में रहने वाले लोग भी अपने रहन सहन के लिए पैसे कमाते हैं। अब यहां आइए, ये बहुत ही खास खिड़कियां हैं जो आपको गोवा में देखने को मिलती हैं। इनको ऑयस्टर विंडो पेंसिल्स कहा जाता है। ये सीपिया है, लेकिन इनको विंडो पेन ऑयस्टर कहा जाता है। ये काफी ठंडक पहुंचाने वाले होते हैं और इनसे रोशनी आर पार हो सकती है। अब बाहर देखिए, हम आज के दौर में वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। आपको पता है, साल 1610 में उन्होंने इस बारे में सोच लिया था। ये पूरा सिस्टम एक वाटर टैंक जैसा है, 2 हिस्सों में। जैसे यहां नीचे वाले टैंक में बारिश का पानी इकट्ठा होता था और बागबानी, कपड़े धोने वगैरह में इस्तेमाल होता था। आज दीवारों में नमी की वजह से हम पानी को अंदर नहीं आने देते, लेकिन ये आज भी काफी मजबूत है। मुझे यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट भी दिखाई दे रहा है। पादरियों को लेकर आम समझ काफी सीमित है कि वो बस प्रार्थना करते हैं, पूजा ही करते रहते हैं। अरे नहीं, पादरी बनने के लिए ट्रेन हो रहे छात्रों को हम सब कुछ सिखाते हैं। हमारा एक ब्रास बैंड है 25 छात्रों का, एक ऑर्केस्ट्रा भी है, एक फुटबॉल टीम है, वॉलीबॉल टीम है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे कॉन्सर्ट, नाटक। एक पादरी को सब कुछ आना चाहिए। जब वो लोगों के बीच जाए तो ये ना कहे कि मुझे सिर्फ प्रार्थना आती है। नहीं, उन्हें युवा लोगों, बच्चों को फुटबॉल सिखाना आना चाहिए। अगर वो उन्हें भगवान तक ले जाना चाहते हैं तो उन्हें बच्चों, युवाओं के साथ खेलने के काबिल होना चाहिए। तो एक तरह से वो एक ऑलराउंडर हो, ये जरूरी है। तो अब हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं? नहीं, पहले इधर, फिर वापस चलेंगे। अब ये बहुत ही यूनिक चीज है। आप देख सकते हैं दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे और जिन्हें हम फोल्डर्स और फाइल्स कहते हैं वो भी नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से पेंटिंग्स और तस्वीरों को संभाल के रखा जाता था। क्या ये पूरा कैबिनेट भरा है पेंटिंग से? नहीं, सिर्फ ऊपर के खाने में रखी हैं ये, लेकिन आप और जोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। ये एक तरह की कैटलॉगिंग थी। ये कितनी पुरानी है? आइए देखते हैं। जैसे ये वाली पेंटिंग है, ये वहां लगी है। तो इनमें से किसी पेंटिंग को अगर कोई रीस्टोर करना चाहे तो ये पूरा कैटलॉग है। ये सारे निजी कमरे हैं। तो क्या यहाँ अभी छात्र हैं? ये स्टाफ के लोगों के लिए है, पादरियों के लिए। छात्रों के लिए हॉस्टल जैसी ही सुविधा इसी बिल्डिंग में है। हर साल के लिए छात्रों की कितनी संख्या होती है यहाँ? 6 साल के कोर्स के लिए हमारे पास 60 से 70 छात्र होते हैं हर साल। तो क्या कोई फिक्स बैच साइज भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बैचेस होते हैं। हर साल कितने स्टूडेंट आए उस हिसाब से। जैसे कुछ बीच में भी छोड़कर चले जाते हैं।
जैसे पिछले साल केवल 5 स्टूडेंट थे, वहीं थर्ड ईयर में 20 स्टूडेंट्स थे। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। सर, क्या पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से ट्रेनिंग पर कोई असर पड़ा? नहीं, हमने मैनेज कर लिया क्योंकि हम बाहर नहीं जाते। हाँ, मैंने वो बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि कोई विजिटर यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, देखिए ये चर्च है। यहां पर लोग प्रार्थना के लिए आते हैं लंच से पहले। तो ये सेमिनरी का तय किया हुआ समय है या फिर जो छात्र हैं वो अपनी मर्जी से प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, प्रार्थना का समय फिक्स्ड है। खाने से पहले उन्हें प्रार्थना के लिए आना ही होता है। एक तरह की आदत बनानी पड़ती है। आप इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे। ये पाइप ऑर्गन है। हाँ, मैंने ये तस्वीरों में ही देखा है। असल जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी जी जी, ऐसे गोवा में 7 हुआ करते थे, अब 3 ही काम करते हैं। हमने हाल ही में इसे ठीक कराया। यहां से इसे बजाया जाता है। ध्यान से। ये कितना पुराना होगा सर? मैं पक्के से तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी पुराना है। मैं दिखाता हूं आपको। आप अपना कैमरा यहीं रखिए। देखिए किस तरह से ये बेलो ऊपर जा रहा है। जब कोई यहां से प्ले करता है तो ये बेलो हवा देते हैं पाइप में और आवाज बाहर जाती है, इसीलिए इसे पाइप ऑर्गन कहा जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हमने इसे हाल ही में ठीक कराया है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं मास और प्रार्थना के लिए। यह बहुत ही यूनिक है। विदेशों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन भारत में प्रायः कम। जी, गोवा में 3 है। 7 हुआ करते थे, अब 3 काम करते हैं। यहां मडगांव और पंजिम चर्च। क्या इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है सर? जी बिल्कुल, हाँ, काफी डिफिकल्ट होता है। तो आप कहाँ ढूंढते हैं ऐसे आर्टिस्ट जो इन्हें ठीक कर सकें? देखिए, गोवा में, पूरे गोवा में एक ही व्यक्ति हैं और उनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा है। उन्होंने हमारी मदद की इसको ठीक करने में। जो पादरी म्यूजिक संभालते हैं, उन्होंने उन व्यक्ति से थोड़ा बहुत सीख लिया है ताकि थोड़ा बहुत देख संभाल का काम वो खुद कर सकें। सर, ये जो भित्ति चित्र हैं ये तभी बने थे जब चर्च बना था ये? नहीं नहीं, ये भित्ति चित्र नहीं है, ये उकेरा और तराशा गया काम है। पूरी चीज लकड़ी की बनी है और उसे दीवार पर ठोक दिया गया है। तो ये लकड़ी के टुकड़े हैं। इसलिए कभी कभी नमी की वजह से ये उखड़ भी जाते हैं, फिर हमें इसे दोबारा लगाना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये।
हाँ, काफी पुरानी। चलिए हम अब लाइब्रेरी की ओर चलेंगे। और ये जो रंग इस्तेमाल हुए हैं वो सभी प्राकृतिक रंग हैं? पुराने रंग हैं। दीवारें सारी दोबारा पेंट हुई हैं, लेकिन वो जो लकड़ी का काम हो रखा है उसके कलर सभी बिल्कुल ओरिजिनल पुराने वाले हैं। सर, हमें एक घंटी सुनाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? ये छात्रों के लिए संकेत है कि वो लंच के लिए चले जाएं। लंच हैप्पीएस्ट टाइम। सुबह में उनकी क्लासेस होती हैं, फिर लंच, उसके बाद उनके पास समय होता है कि वो अपने संगीत की प्रैक्टिस कर सकें, अपने इंस्ट्रूमेंट बजा सकें। उसके बाद उनकी प्रार्थनाएं होती हैं, फिर घरेलू काम वगैरह होता है। उसके बाद प्ले और फिर पढ़ाई, फिर सोने से पहले प्रार्थना। सोने के लिए उनका समय 10:30 निर्धारित है, ताकि सुबह 5:30 पर वो उठ सके। आइए इस तरफ चलेंगे हम। क्या ये पुरानी सीढ़ियां हैं या फिर इन्हें भी रिस्टोर कर लिया गया है? नहीं, ये सभी पुराने हैं। जहां मरम्मत की जरूरत होती है वहां हम करते हैं। ये देखिए, ये हमारी लाइब्रेरी है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद के आने की बात कही जाती है। जब वो मडगांव में रह रहे थे? जी बिल्कुल, हाँ। कहते हैं कि 3 दिन तक उन्होंने बैलगाड़ी पर सफर किया, क्योंकि उस समय कोई और साधन नहीं था। वो थॉमस स्टीफंस हैं। उन्होंने क्रीस पुराण लिखा था। ये किताबें जो आप यहां देख रहे हैं वो पढ़ाई की हैं और अंग्रेजी में है, लेकिन हमारे पास पुर्तगाली और लैटिन में भी किताबें हैं, क्योंकि 1961 से पहले यहां सब पुर्तगाली और लैटिन में हुआ करता था। कुछ इतिहास की भी किताबें हैं, जैसे ऐतिहासिक जर्नल्स वगैरह। जब ये संस्थान बना था तब के समय की कोई पुरानी किताबें हैं यहाँ? नहीं, इतना कुछ नहीं है, लेकिन सालों पुराने जर्नल्स, रिव्यूज वगैरह हैं हमारे पास। कभी कभी यूनिवर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई करने वाले छात्र यहाँ रिसर्च के लिए भी आते हैं। क्या भाषा की कोई दिक्कत होती है? जैसे मान लीजिए कोई छात्र पादरी बनना चाहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं, तो वो क्या करे? देखिए, नहीं, उन्हें पकड़ बनानी पड़ेगी। अंग्रेजी और कोंकणी आना एक जरूरी शर्त है इस सेमिनरी के लिए। हम उन्हें पुर्तगाली सिखाते हैं क्योंकि पुराने रिकॉर्ड्स पुर्तगाली भाषा में हैं। अब हमने धर्म की पढ़ाई में भी हिंदी भाषा शामिल की है, क्योंकि हमारे कई प्रवासी बंधु भी गोवा में हैं। हमें उन्हें मास देना होता है, उनका ध्यान रखना होता है। वो हिंदी बोलते हैं तो हम मास हिंदी में भी कराते हैं। कक्षा की सामान्य भाषा अंग्रेजी है, घर में कोंकणी बोली जाती है। तो आप भी कोंकणी बोलते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, मैं एकदम गोवन हूँ। मैं यहीं पास के एक गांव कुर्तुरिम से हूँ। यहाँ से वो 5 किलोमीटर दूर है। कुर्तुरिम से यहाँ तक का सफर कैसा रहा सर? इसे ही हम अपना काम समझते हैं। हमें नहीं पता, हमें लगा कि शामिल होना है तो यहाँ हम चले आए। इसीलिए हम लोगों को यहाँ एक लंबा समय देते हैं, जिसे फॉर्मेशन कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग अलविदा कह देते हैं। सर ये बताइए, सेमिनरी में रेक्टर का रोल क्या होता है? रेक्टर का काम किसी भी संस्थान के मुखिया के जैसा ही होता है।
उनका सबसे मुख्य काम ये होता है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि सेमिनरी के जो छात्र एक साल खत्म करके दूसरे साल में जा रहे हैं वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। दूसरा काम उनका प्रबंधन से जुड़ा होता है। मेरी एक टीम है जिनको फॉर्मेटर्स कहा जाता है जो इसमें मेरी मदद करते हैं। जैसे अभी मेरे साथ 10 लोग और हैं। एक तो वो छात्रों के आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखते हैं, दूसरा उनके डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं और बाकी लोग सेमिनरी की अलग अलग गतिविधियों में मदद करते हैं। जैसे एक स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं, एक चैरिटी का ध्यान रखते हैं, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का ध्यान रखते हैं। सर, डिसिप्लिन के लिए 2 लोग, क्या ये सेमिनरी डिसिप्लिन को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। किस तरह के डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ? देखिए, डिसिप्लिन का मतलब वो जाने कि एक पादरी के तौर पर उन्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है और उसे कैसे संयमित करना है, क्योंकि देखिए इसीलिए हमें जरूरत होती है समय निर्धारित करने की। जैसे हम कहते हैं कि आपको एक तय समय पर प्रार्थना करनी ही है, पढ़ाई के लिए आपको एक नियत समय रखना ही है। एक पादरी के तौर पर आपको खेल कूद के लिए भी कुछ समय तय रखना होता है ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सकें। सर, आप इतने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस सेमिनरी के भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगा वो ये है कि हम समय के साथ बदल रहे हैं। जो 1610 में हुआ करता था उसे हम आज फॉलो नहीं कर रहे। हम नीचे जाएंगे या ऊपर? हम नीचे जा रहे हैं। सर, कौन से ऐसे बदलाव हैं, क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहली बात, डिसिप्लिन बहुत सख्त था पुराने समय में। आप जैसे अभी यहाँ आए हैं, आप तब नहीं आ सकते थे, आपको एंट्रेंस से आगे ही नहीं आने दिया जाता। हाँ, वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था विजिटर्स आर नॉट अलाउड। जी, वो कोविड की वजह से है। अच्छा, कोविड की वजह से था। हाँ, वरना आप कोई भी आ सकता है विजिटिंग के समय में या उसके अलावा भी। और जो बदलाव हुए हैं वो ये कि पहले सेमिनरी में रहने वाले छात्र, जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था तब छात्रों का सेमिनरी से बाहर जाना सिर्फ छुट्टियों में ही हो पाता था। आप भी यही पढ़े हैं? जी जी, मैं यहीं पढ़ा हूँ। किस साल में? मैं यहाँ 1979 में आया था और यहाँ से निकला 1987 में। यहाँ 1991 में लेक्चरर बनकर आया, फिर साल 2001 तक यहीं रहा। उसके बाद दूसरी जगह पर काम किया, 2 बार रोम गया, धर्मशास्त्र में अपनी मास्टर्स की डिग्री और फिर पीएचडी की डिग्री ले। उसके बाद 2013 से मैं यहाँ का रेक्टर हूँ। सर, जिन पदों के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये पद किसको मिलेंगे, कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, ये कौन तय करता है? क्या इस सेमिनरी के ऊपर भी कोई गवर्निंग बॉडी है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो वो जो डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं वो रिपोर्ट देते हैं अपनी। उसके बाद पूरा स्टाफ साथ बैठता है और उस रिपोर्ट को देखता है। फिर मैं रिपोर्ट बनाकर बिशप को भेजता हूं। वो निर्णय लेते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन पादरी बनेगा और कौन नहीं। आमतौर पर हम सेमिनरी के छात्रों से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप में ये कमी है, देखिए अगर आप इसमें सुधार करके बेहतर कर सकते हैं तो, क्योंकि पादरी के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। आपने अपना काफी समय इस संस्थान को दे दिया है, आपने अपनी जिंदगी ही समर्पित कर दी एक तरह से, और जैसा हमें बताया गया आपकी जरूरतें भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ आधारभूत चीजें तो सबको चाहिए ही होती हैं, जैसे कपड़े, रहना, खाना पीना। तो क्या उसके लिए आपको कोई फिक्स स्टाइपेंड मिलता है? जी हाँ, ये बिशप द्वारा तय किया गया होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया हमारे परिवार और दोस्त भी हमें दान देते हैं, तो हमें इसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं।
और जो पादरी हैं वो अपने परिवारों से टच में रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, परिवार और दोस्तों से टच में रहते हैं वो। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आप अपना संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। जी नहीं, मदद की बात नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब कोविड खत्म हो जाए तो आप जरूर यहाँ घूमने आए। मैंने आपको बस छोटी मोटी चीजें दिखाई हैं, लेकिन पूरा गांव बहुत सुंदर है क्योंकि हम जुआरी नदी किनारे बसे हैं। वहां ओल्ड गोवा से पुर्तगाली लोग आए थे यहाँ। थैंक यू फादर। शुक्रिया आपका फादर। इस संस्थान का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आई मस्ट कन्फेस कि पहली बार मैं किसी ऐसे संस्थान के अंदर आया हूँ, तो अगर मैंने ऐसी कोई चीज़ कही या की हो जो नहीं होनी चाहिए थी तो अपोलोजाइज इन एडवांस। और इसी तरह की और डॉक्यूमेंट्रीज़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं गोवा के कल्चर, कुजीन, आर्ट पे। और रजत और रूहानी के साथ में मैं कुछ दिन और गोवा रहने वाला हूँ। उन सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखने के लिए देखते रहिए दिल ऑन टॉप। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर